देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज क्या है, कई अलग अलग हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कि नॉर्थ से निकल करके साउथ पर जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर आती है, मतलब कि क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब कि ऐसे हमने पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बाद हमने पढ़ा कि अगर हम करेंट कैरिंग सोलेनॉइड लेकर के चलते हैं तो करेंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ये पढ़ा ना हमने। हमारा जो टॉपिक रहा नेक्स्ट ये रहा कि करेंट कैरिंग सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, पीछे वाले टॉपिक को बतला रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। इसको हमने अलग अलग तरीके से बतलाया ऑन दी बेसिस ऑफ अलाइनमेंट। फ्रीली सस्पेंड करने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा था, बार मैग्नेट की भी वही प्रॉपर्टी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेस पर भी हमने देखा था कि इट बिहेव्स सिमिलर एज ए बार मैग्नेट, दैट इज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। इसके बाद से हमने देखा कि अगर हम इसके एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो इसके एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के एक्सियल के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ रहा था। तो हम कह रहे थे कि दोनों जो है कि एक दूसरे के सिमिलर है। मतलब कि हम कहें तो सिंपली हमने अपनी बात को जो है कि सीमित रखा कि करेंट कैरिंग सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। यही ना पढ़ा हमने, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा बोलते भी रहोगे। तो इसके बाद से हमने पढ़ा कि थोड़ा सा इसको और छोटा करें। हम इसको छोटा करते हैं तो छोटा करके कितना छोटा कर सकते हैं, एक टर्न ले सकते हैं, तो एक लूप ले लिया हमने। और हमने पढ़ा कि करेंट कैरिंग लूप जो है एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। कैसे हमने देखा कि ऑन दी बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हमने ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा मिल रहा है, सिमिलर वैसा ही मिलता है जैसा कि किसके कारण मिल रहा है, जैसा कि ये बार मैग्नेट के कारण मिलता है। दैट इज इसके बेस पर हमने कहा था कि करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मतलब इसका छोटा सा पार्ट भी, सोलेनॉइड का स्मॉल पार्ट भी एज ए डाइपोल बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। इसमें दो पोल होते हैं। अब इसके बाद हम आगे की बात करें। अब इसका तब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी जब यह डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। और डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा कि m इज इक्वल टू NIA। बातें समझ में आ रही है ना? ये सब बातें आपने पढ़ लिया। इसके बाद से आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आप ये कह रहे थे कि ये डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन गिवन टू पोल्स। तो ये आप जो है कि डाइपोल मोमेंट। अब आपने और आगे बात को बढ़ाया, आप सोचे कि नहीं पूरा लूप नहीं लेना है। अब हम जो है कि छोटा सा छोटा पार्टिकल, यदि हम एटम भी लेकर के चलें, यही ना हमने लेके चला था कि अगर हम एटम भी ले लें तो एटम की भी अगर हम बात करते हैं तो एटम भी एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है। बात समझ में आ रहा ना? तो एटम भी एज ए डाइपोल बिहेव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और इसका क्या डाइपोल मोमेंट रहा, इस बात को आपने पढ़ा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने इसका निकाला। अब जो है कि आपने यह देख लिया, एक चीज और हमने बतलाते समय जोर दे करके बतलाया होगा इस पॉइंट्स को कि आप एकदम याद रखोगे कि आप अपने इस क्लास में इस रिवोल्यूशन के कारण केवल मैग्नेटिक डाइपोल आपने निकाला है। ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी करता है। स्पिन मोशन की बात हम क्वांटम फिजिक्स में करते हैं, हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स ही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो ये जो है कि स्पिन मोशन के कारण भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसके रिवोल्यूशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, रिवोल्यूशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये बात आपने पढ़ लिया था। अब देखो, इसके बाद से हमने यह बतलाया था कि जब एटम भी एज ए बार मैग्नेट बिहेव कर रहा, एज ए डाइपोल बिहेव कर रहा, कुछ ना कुछ इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है
वो डोर थोड़ा बंद कर दो। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितने भी सबस्टेंसेस होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेट की बिहेवियर पाया जाएगा। अब मैग्नेट की बिहेवियर कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनों की रिवोल्यूशन की क्या डायरेक्शन है, इस रिवोल्यूशन के कारण मिलने वाला मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस सिस्टम का क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। इसके बेस पर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को, इस यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सबको मैग्नेटिक मटेरियल्स हम करें और 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, या तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। उसका जिक्र जो है कि अब आगे किया जाएगा। ये हमने यहां तक पढ़ा था। अब हम आगे लेकर के चल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट चीजें हम पढ़ेंगे कि ये टॉपिक तो सीधे नहीं दिया है सिलेबस में, फिर भी हम इसे बतला रहे हैं कि रिवीजन भी हो जाएगा पीछे वाले टॉपिक का। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसी का सिमिलर रिवीजन है। तो हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बार मैग्नेट क्या है, एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस डाइपोल के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल, आप लोग ऑडियो म्यूट करके रखोगे, सभी लोग अपना ऑडियो म्यूट रखोगे, राखी ऑडियो म्यूट करोगे आप लोग, और जब जरूरत हो मुझसे बात करना हो तब आप लोग ऑडियो ऑन कर लोगे। तो चलते हैं आगे। आगे मैं ये बतला रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, हमें इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। हमने नोट्स आपको पिछले वीक में ही भेज दिया था, और आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो समझ में आया भी होगा। तो हमें ये डाइपोल लिया है, इस डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लेकर के चल रहे थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपने निकाला। अब हम जो है कि बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन ये इस बार जो सिस्टम है ये डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। ये डाइपोल है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट डाइपोल का है मतलब बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में ये 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है यह 12 है। सेंटर से एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान देना है, आप ये कंसीडर कर सकते हो कि पोल एज ए चार्ज जैसा बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की हम बात करें तो आप समझ सकते हो कि एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है। और अगर हम साउथ पोल की बात करें तो ये एज ए निगेटिव चार्ज बिहेव कर रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल करके साउथ की तरफ आती है। नॉर्थ से फील्ड लाइंस आउटवर्ड, प्लस में ही ना आउटवर्ड होती है फील्ड लाइंस, और माइनस पे फील्ड लाइंस क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इसके बेस पर हम ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्थ एज ए प्लस है और साउथ ऐसे एज ए माइनस है, निगेटिव है। अब आप ध्यान दोगे, इस नॉर्थ के कारण यहां पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और फिर दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तो नॉर्थ के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, यह एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0q/r², पढ़ा था ना आपने। उसी तरह से यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी वन पोल के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, μ0/4π। और अगर पोल का स्ट्रेंथ, इस पोल का स्ट्रेंथ अगर स्मॉल m है, देखोगे थोड़ी सी बुक पढ़ने में, अलग अलग बुक पढ़ोगे तो असुविधा होगी। हम जो पढ़ा रहे हैं, हम स्मॉल m ले रहे हैं पोल स्ट्रेंथ को, और कैपिटल M ले रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को। अलग अलग बुक ने अपने अलग अलग तरीके से ले लिया है सिंबल को। जैसे एनसीईआरटी ही इसको जो है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर रहा है। तो आप ध्यान दोगे, हम स्मॉल m को पोल स्ट्रेंथ लेकर के चल रहे हैं।
तो यह पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि जैसे चार्ज था, चार्ज का स्ट्रेंथ था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ और आर स्क्वायर। आया समझ में ना? ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इस पोल के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो आर माइनस एल हो जाएगा ना, आर माइनस एल का होल। हाँ, आ गया समझ में ना ये बात? अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आगे सारी बातें आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे, अब चूंकि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये प्लस चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन भी समझ में आया? हमने यहां डायरेक्शन लिखा नहीं है, लेकिन आपको यह क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हो। और इसके कारण, साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड होगा। और कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आया समझ में ना? समझ में आ गया यह? अब अगली चीज आप बतलाओगे। नेक्स्ट बात आप देखो। सर डायरेक्शन, हाँ सर हाँ सर डायरेक्शन एक बार और बतला दीजिए। ये एज ए प्लस चार्ज बिहेव कर रहा है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हो साउथ और नॉर्थ के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से मिलती है। ये जो है कि फील्ड लाइंस मिलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड है ना, जबकि साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इनवर्ड है। तो नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा ना, अवे होगा ना पॉइंट से, और जबकि साउथ के कारण फील्ड लाइंस क्या होगी? वहां पर इनवर्ड होगा। तो इस साउथ के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और जबकि इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यह आउटवर्ड होगा। तो समझ में आ गया ना? यह एज ए पॉजिटिव चार्ज यह बिहेव करेगा, और एज ए निगेटिव चार्ज साउथ पोल बिहेव करेगा। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पर अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो B इज इक्वल टू, अब देखो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, यही काम आप कर रहे थे ना? क्या फर्स्ट चैप्टर वाले ही टॉपिक से मिल रहा है ना? सिमिलर टॉपिक है यह। तो आप क्या लिखोगे यहां से कि B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 क्यों? क्योंकि हम कुछ माइनस करके डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बड़ा होगा B1 और B2 छोटा होगा, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2। और हमने पढ़ाते समय इस बात को आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि नॉर्थ इधर हम लेके चले हैं और साउथ इधर लेके चले हैं। तो क्या आप गलती से भूल जाते हो कभी आगे डेरिवेशन करते समय, साउथ इधर बना दोगे, इधर नॉर्थ कर दोगे, तो डायरेक्शन भी यहां पर चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू जो है कि अलग तरीके से आएगी, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अभी जो मिलने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो इधर है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया रहेगा। अगर आप इधर साउथ ले लेते हो, यहां पर नॉर्थ ले लोगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आने लगेगा। तो ये थोड़ा सा जो है कि आप अपने से सोचोगे और एक डेरिवेशन करोगे। तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, B1 माइनस B2 करते हो तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, दोनों में कॉमन है, हमने बाहर कर लिया, और M को भी हमने बाहर कर लिया, और बचेगा यह 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। बचेगा ना? बोलोगे आप लोग? और फिर जो है, अब नीचे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम यहां पर कम जगह में लिख करके कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दोगे, यहां इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हो आप, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, और आप ध्यान दोगे ये इसका एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो है ये बचेगा कितना? तो यहां पर हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस, हाँ, R माइनस एल का होल एल का स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दें क्या? अब इसे चलो एक लाइन और लिखते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लोगे। यहाँ पर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस से ब्रैकेट भी ओपन करना पड़ेगा, तो ये लग रहा है कि आर स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर Yes, बचेगा sir. 2RL और यहाँ माइनस 2RL. 2RL और माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 2RL, तो Plus 2RL 2RL. 2RL कितना हो जाएगा 4RL, 4RL. तो ये हो जाएगा 4RL। और जब 4RL हुआ तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसको और अच्छे से लिखें, मतलब कि हम लिखेंगे 2 और इसके बाद से m इंटू 2L इंटू R, इसी m को अंदर लेकर के हम चले गए हैं। कोई अंतर नहीं आएगा ना रिजल्ट में, सोचो तो आप लोग। No, sir. तो ये हमने No, डायरेक्ट sir. ऐसे लिख दिया, और आप देखोगे यह हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम इंटू Whole एल square. को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम लिखे, Dipole moment. तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2m इंटू आर, दिख रहा है ना, हाँ 2m इंटू आर, 2m इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का, कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। अभी हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा हम इसमें और काम करेंगे और आगे लेकर के चलना है, ध्यान दोगे। अब इसे जो है कि और आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो हेलो, हाँ सुन पा रहे हो ना आप? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ध्यान sir. दोगे यहाँ पर, Yes, तो अब इसको आप क्या करोगे, इफ, ये ध्यान देना है, ये हम इस टॉपिक को बस पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर भी ये काम हो जाए और पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए, तो रिवीजन के पर्पज से भी आप इसे देख रहे हो। यदि आर बहुत बड़ा हो एल के कंपैरिजन में, अगर न बड़ा हो तब तो ये रिजल्ट रहा, और अगर बहुत बड़ा हो देन ऑन निग्लेक्टिंग एल स्क्वायर इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर। ध्यान दोगे एक बार और, अगर आर, यह जो आर है इस एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑन निग्लेक्टिंग एल स्क्वायर इन कंपैरिजन ऑफ आर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो जब आप ये निग्लेक्ट करोगे एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो रिजल्ट हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। आया समझ में? बोलोगे आप लोग? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, बहुत सही। अंकिता बोलोगी कि अगर ये समझ Yes, में आ yes, गया sir. है, सही है, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। अगर हम इसी रिजल्ट को चाहें कि Yes, sir. वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो बतलाओ क्या ये सही है कि और कुछ चेंजिंग करें? बोलोगे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसे? सोच के रखोगे आप लोग, थोड़ा हैंड रेज उसका करके रखे रहो, direct- हम पूछेंगे। हैंड रेज करके रखे रहो। अगर हम ये वेक्टर हटाते हैं तब तो ये स्केलर फॉर्म रहा, केवल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? बहुत सही, बहुत सही। 3 लोग हैंड रेज किए हो, अंगद, रितिका, विशाल, और कोई लोग? शुभ्रा, अंकिता से पूछ रहा हूं, अंकिता सिंह बोलो। बोली नहीं, मैं नहीं समझ पाया क्या बोल रही थी। अंकिता, तो इसका डायरेक्शन शो करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में नेट तो हम मैग्नेटिक अगर फील्ड लिख का। दें, लिख करके कैसे बतलाएंगे, कैसे लिखें वेक्टर फॉर्म में इसी बी को? So mu naught upon 4 pi हाँ, dot 2 vector m upon r cube. 2 डॉट 2 m पर वेक्टर, Yes, sir. Yes, sir. 2 पर भी वेक्टर नहीं, No, sir. नहीं, इस पे नो नहीं सर, रहेगा। 2 पे वेक्टर नहीं, सिर्फ अच्छा। m पे। और नीचे भी नहीं, नहीं, ठीक, सही है ना। तो ये रिजल्ट जो है कि सही रहा। अब इसका मतलब क्या है? सही, आप लोग सब लोग यही बतलाना चाह रहे होगे, जितने लोग आपने हैंड रेज किया है, तो समझ में आ गया नहीं? यह तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m/r क्यूब। यह बतला रहा है कि एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दिए गए डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। एक बार हम कैमरे को इधर फिगर की तरफ करते हैं, फर्स्ट फिगर की तरफ, और आप देख भी रहे हो कि मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, दैट इज एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा सबको, और मिटा देना ये सब, रिजल्ट आप याद रखोगे, B = μ0/4π2m/r3। चलते हैं आगे, नोट्स हमने दे भी दिया है, आप लोग फिर अपने से डिराइव कर लोगे। कुछ लोग क्वेश्चन मुझे इस वीक में कई लोगों का क्वेश्चन कुछ आया है, लेकिन मैंने किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया है क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता रही इस वीक में। तो आप लोग बुधवार के बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से मुझे याद दिलाओगे, बुधवार के बाद जो है कि मैं आपको बतलाऊंगा। अभी आज कल और परसों तक भी कोई क्वेश्चन आप पूछते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर देते हो, तो मैं थोड़ी सी 2-3 दिन और आपको नहीं बतला पाऊंगा क्वेश्चन। तो चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दोगे। सर कैपिटल एम क्या लेकर चलें, एक बार इसको बता दीजिए। कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और कैपिटल एम = m × 2l है। आगे समझ में ना? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। अगली पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि एट इक्वेटोरियल लाइन, इसी डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, इस बात को आप समझोगे, और ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। चले ना नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर। तो ये हमने बार मैग्नेट ले लिया है। क्या आप लोग कहोगे तो आप लोग के लिए ये काम छोड़ देंगे? अगर आप लोग ज्यादा लोग अगर कहते हो कि ये हम लोग अपने से करेंगे एक पीछे वाले टॉपिक के रिवीजन के लिए, और यह भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो ये छोड़ देंगे और थर्ड पॉइंट वाला बतलाएंगे। बोलो आप लोग, हैंड रेज करो, कितने लोग चाह रहे हो कि ये छोड़ दें, या अगर कहोगे बतलाने को तो बतलाएंगे। बतलाएं इसे कि छोड़ दें? ये जितने लोग हैंड रेज कर रहे हो, ये लोग कह रहे हो कि छोड़ दिए, रहने दिया जाए। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। हाँ तो ये आप लोग के लिए हम होमवर्क छोड़ दे रहे हैं, कर लोगे ना आप इसे? क्या करना है कि इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर, साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लोगे, R = √/a² + b² + 2ab cos थीटा से, और cos 2 थीटा आएगा। cos 2 थीटा का 3 फार्मूला आप जानते ही हो, cos 2 थीटा = cos² थीटा - sin² थीटा, 2 cos² थीटा - 1 या 1 - 2 sin² थीटा, जो भी आपको यूज करना पड़ेगा आप यूज करोगे और इसे सॉल्व करोगे। हम छोड़ दे रहे हैं, और मैंने नोट्स में किया भी है, और अगर कोई असुविधा होगा, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बतलाएंगे। अगली हम टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एट एनी पॉइंट। इसका रिजल्ट क्या आता है, केवल रिजल्ट तो लिख दें कि B = μ0/4π, पीछे वाले केस में 2m आया था, इस केस में m आएगा /r³ आएगा। और अगर हम वेक्टर लेकर के चलेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही ना आता है रिजल्ट। ये देखो, साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इधर होगा, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस साइन लेकर के चला जाता है। अब हम आ जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट पर हम डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं, ये फिगर मिटा करके बनाए कि ठीक है, आप ये ध्यान दोगे, ये हमने बार मैग्नेट ले लिया है, ये डाइपोल हमने ले लिया। इस डाइपोल से 0 डिग्री वाले लाइन पर या 90 डिग्री वाले लाइन पर अब आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है,
बट आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट एनी पॉइंट पर। मींस रिक्वायर्ड पॉइंट P का जो R है, यह R मैग्नेटिक मोमेंट से थीटा एंगल बना सकता है। मतलब इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल हो, तो ये थीटा डिग्री पर है और इसके कारण यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है P पर। तो थोड़ी सी बातों को आप समझोगे। सबसे पहले आप इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है m, इस डाइपोल मोमेंट m को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर। ये दोनों चूंकि एक दूसरे से राइट एंगल पर है, इसलिए इस कंपोनेंट को राइट एंगुलर कंपोनेंट कहा जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर का कंपोनेंट m cos थीटा और यह कंपोनेंट m sin थीटा होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा ना जो बोर्ड पे लिख रहा हूं। अब आप ध्यान दोगे आगे। अब आगे इसी, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो कोई लोग? सर यस सर बोले। हाँ तो ठीक है, अब आप ध्यान दोगे m का यह हो गया m cos थीटा और ये क्या हो जाएगा m sin थीटा। तो इसके कारण अगर यह पॉइंट P लेकर के चला जाए तो ये एक डाइपोल जैसा, एज ए डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल तो यही है, इसका कंपोनेंट m cos थीटा इधर है, तो ये एज ए एक इमेजिनरी डाइपोल बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल जैसा। और इस डाइपोल के एक्सियल में ये पॉइंट है कि नहीं, m cos थीटा के एक्सियल लाइन पर यह पॉइंट है, जबकि m sin थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पर यह पॉइंट है ना। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे। आप लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कंपोनेंट m cos थीटा ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल m cos थीटा। तो m cos थीटा मतलब एक्सियल वाला हम रिजल्ट लेके चलेंगे ना, बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा आप लोग बोलोगे, कितने लोग इस रिजल्ट को बतलाओगे, क्या लिखे B1 की वैल्यू? बहुत सही, सुब्रा पांडे, हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ बहुत सही। 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। आप लोगों में से कोई लोग बतलाएगा क्या होगा रिजल्ट? म्यू नॉट अपॉन, हाँ 4 m cos थीटा। हाँ मैं रुका हूँ, मैं यहीं पे हूँ और इधर तब तक पूछ लिया जाए। अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह, हाँ बोलो। म्यू B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। बहुत सही। अंगद, अंगद, यस सर। हाँ Yes, sir. बोलो तो, बोलोगे? सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। नहीं जी, मैं तो सोचा कि सही बतलाओगे। फिर cos थीटा हो जाएगा तब सर। सृष्टि चौरसिया, सृष्टि चौरसिया, एक सही रिजल्ट आया है। यस सर। हाँ बोलो। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r का स्क्वायर, r का क्यूब। 2m अपान r क्यूब, बहुत सही सृष्टि, लेकिन गलत हो गया है। दीक्षा, आप लोग भी सोच के रखोगे। दीक्षा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 वेक्टर m cos थीटा अपॉन r क्यूब। 2 वेक्टर m cos थीटा अपॉन r क्यूब। हाँ बोलोगे आप लोग? हाँ सही है, सही है, सही बतलाए हो। कुछ लोग थोड़ा सा गलती किए हो, तो ध्यान दोगे कहाँ गलती कर रहे हो। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m होता है एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड 2m अपान r क्यूब, लेकिन m की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, m cos थीटा लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 2m cos थीटा अपान r क्यूब। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। आ गया समझ में ना, यही होगा ना। तो अब अगली चीज आपको ध्यान देना है
कि चूंकि एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, तो यहां जो B1 का डायरेक्शन होगा यह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा और B1 का यही डायरेक्शन होगा जो दिखलाया गया फिगर में। डायरेक्शन भी क्लियर है ना? अब आप ध्यान दोगे, अब आप लिखोगे कि लिखा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, लिखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू अनदर कंपोनेंट m sin थीटा, इसे हम B2 लिख रहे हैं। B2 की वैल्यू लिखा जाएगा। अब इस बार उम्मीद है कि B2 की वैल्यू ज्यादा लोग सही बतलाओगे और सब लोग बतलाओगे सही। तो B2 की वैल्यू, चलो कोई एक लोग जल्दी बतला दो B2 की वैल्यू, हैंड रेज करो और इसके बाद से बतलाओ कोई एक लोग। हाँ, अनुष्का सिंह। यस सर। हाँ बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हाँ हाँ 2m sin थीटा अपॉन r क्यूब। बहुत सही। 2m sin, हाँ बोलो, कोई लोग बतला रहे हो कि तुम गलत बतलाई हो, बोलो हाँ सही बतलाओ। 2m नहीं होगा, 2m नहीं होगा, हाँ 2m नहीं होगा, इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा? m sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन आप ध्यान दोगे इक्वेटोरियल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो फील्ड होता है यह तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये होगा ना। आया समझ में? तो ये रहा B2। बोलोगे डायरेक्शन समझ में आ गया ना? तो दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और जब 90 डिग्री पर है तो दोनों का यूज करके आपने ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में ना? तो B की वैल्यू हम निकालें तो लिखेंगे हम कि देयरफॉर ये सब मिटा दे रहे हैं। Therefore resultant magnetic field, therefore दिख रहा ना? हाँ, therefore resultant magnetic field at P पर अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो B इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? B इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, विशाल बोलोगे B की वैल्यू क्या लिखें? B1 plus B2। B1 plus B2, बहुत सही। विशाल गुप्ता @7456 @VIP। B1 plus B2, तो B1 plus B2 नहीं होगा विशाल, गलत बतलाए हो। थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तब बतलाओगे। दूसरे लोग, कोई लोग हैंड रेज करो, बतलाओ। कोई लोग बतलाओ सोच के जल्दी। श्वेता यादव, बहुत सही, सबसे पहले हाथ उठाइए। श्वेता यादव बताओगी। श्वेता बी। हाँ बोलो। अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बहुत सही, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ध्यान दोगे विशाल, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट हमें पाना है, तो दो वेक्टरों का एडिशन B इक्वल टू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा होता है। और हियर थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर cos 90 इज इक्वल टू 0। तो आप B इज इक्वल टू लिखते रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90, उसको 0 करके हमने छोड़ दिया है। यही रिजल्ट होगा ना? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया। अंगद चले आगे। जी सर। अब आप ध्यान दोगे, दिस B इज इक्वल टू रूट ओवर B1 स्क्वायर B1 की वैल्यू क्या है? यह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो हम क्या करते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m बाई आर क्यूब बाहर ले लेंगे कॉमन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब
क्या ये स्क्वायर रूट से बाहर